अस्सलाम वालेकुम। हमने जनरल टॉक्सिकोलॉजी स्टार्ट किया अपने प्रीवियस लेक्चर में। हमने जो है ना यहाँ तक कर लिया था, रिमूवल ऑफ द अनअब्सॉर्ब्ड पॉइजन तक। अब हम आगे इसके फर्दर स्टार्ट करेंगे एंटीडोट से। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट पे करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में यहाँ पे, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है ना हमारा जनरल टॉक्सिकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, एब्सॉर्ब पॉइजन को न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय द एंटीडोट्स। एंटीडोट्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं विच कॉन्ट्रैक्ट और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन विदाउट कॉजिंग हार्म टू द बॉडी। सही है, इन्होंने पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है। अब हम किन केसेस में देते हैं एंटीडोट? एंटीडोट हम देते हैं अगर पॉइजन जो है कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ था बाय द एमिसिस और गैस्ट्रिक लेवाज। यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन थी जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी, यानी जिनमें हम गैस्ट्रिक लेवाज या एमिसिस नहीं करवा सकते थे, उस पर केस में हम एंटीडोट दे देंगे। या फिर अगर पहले से वो ब्लड में पहुंच चुका है, पॉइजन एब्जॉर्ब हो चुका है, तो उस केस में भी एंटीडोट देंगे। फिर उसके अलावा थर्ड है कि पॉइजन एडमिनिस्टर्ड बाय द अदर रूट, उसमें हम एंटीडोट देंगे। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? इसमें मेनली 4 आते हैं: मैकेनिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, यहाँ पे रिसेप्टर। ठीक है, और उसके अलावा 2 अदर है, डिस्पोजिशनल और यूनिवर्सल, वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले पढ़ लो मैकेनिकल एंटीडोट। मैकेनिकल एंटीडोट्स क्या कौन से सब्सटेंसेस होते हैं विच आर एबल टू इम्पीड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन। ठीक है ना, पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को इन्होंने रोक देना है बाय देयर प्रेजेंस, यानी ये मैकेनिकल एंटीडोट पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देंगे। इनमें डिमल्सेंस आ जाते हैं, बल्कि फूड और चारकोल। दरअसल जो डिमल्सेंस होते हैं ना, ये ऐसे प्रोटेक्टिव, ये क्या करते हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक पर प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देंगे, जिसकी वजह से पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। ठीक है, और ये वेरी इफेक्टिव होता है इन क्रोसिव और इरिटेंट पॉइजन्स में। ठीक है, इसकी एग्जांपल है फैट्स, ऑयल्स, मिल्क और एग एल्ब्यूमिन। फिर उसके बाद जो है बल्कि फूड्स, ये क्या, इनमें बनानास आ जाते हैं। ये क्या करेंगे, ये एक्ट एज अ मैकेनिकल एंटीडोट टू ग्लास बाय इम्प्रिजनिंग इट्स। ठीक है, इट्स पार्टिकल, उसके पार्टिकल्स को इम्प्रिजन कर देगा। इस तरह से ये मैकेनिकल एंटीडोट का काम करेगा। और एक्टिवेटेड चारकोल को भी हम यूज करते हैं, जो कि अल्कालोइड पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है केमिकल एंटीडोट्स। केमिकल एंटीडोट्स में वो सब चांसेस आ जाते हैं जो कि केमिकली एक्ट करेंगे पॉइजन के साथ और हार्मलेस कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, जो कि ना तो, या तो वो नॉन टॉक्सिक होगा या लेस टॉक्सिक और इनसोल्युबल होगा। सही हो गया। फिर उसके बाद इसमें जो है ना, जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड और टैनिक एसिड या विनेगर है, ये केमिकल है, वो केमिकल एंटीडोट्स हैं जो कि अल्कलीज को न्यूट्रलाइज करेंगे। डाइल्यूट अल्कलीज में जो जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड्स, इन्होंने एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना है। सही हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ सोडियम थायोसल्फेट विच चेंजेस, ये सोडियम थायोसल्फेट केमिकल एंटीडोट, यानी कि हमने ये वाले पढ़े, ये पढ़े, अब हम सोडियम थायोसल्फेट की बात करेंगे। कौन सा केमिकल एंटीडोट है जो कि चेंज करेगा टॉक्सिक साइनाइड को नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड सोडियम में। फिर उसके बाद की MnO4 भी जो है ये केमिकल एंटीडोट के तौर पर यूज होता है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि उसके क्या होगा कि द स्टमक वॉश इज कंटिन्यू टिल द सॉल्यूशन कमिंग आउट ऑफ द स्टमक इज पिंक इन कलर। सही है, बस इतना ऊपर वाले भी याद रखोगे, इतना ज्यादा करने के डेफिनेशन पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। वैसे एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स कौन से होते हैं? इसमें वो एजेंट्स आ जाते हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर एक्ट करेंगे, जैसे टिश्यूज के ऊपर एक्ट करेंगे। फिजियोलॉजिकल जो है मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग्स के ऊपर एक्ट करेंगे। ठीक है, इनके ऊपर ये एक्ट करेंगे, पॉइजन के इफेक्ट को अपोज करेंगे। बेसिकली किन के ऊपर एक्ट करके, ऑन द नर्व एंडिंग्स, बेसिकली एक्ट ऑन द नर्व एंडिंग्स ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स। ठीक है, इन्होंने ऐसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस किए जो कि पॉइजन के इफेक्ट से ऑपोजिट थे। इसमें एग्जांपल है एपिनेफ्रिन, फाइसोसिग्मिन। एपिनेफ्रिन एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस के लिए, फाइसोसिग्मिन पायरोकार्पिन पॉइजनिंग के लिए। अब उसके बाद आ जाता है फार्माकोलॉजिकल और रिसेप्टर एंटीडोट्स। इनमें वो सब चांसेस आ जाते हैं जिन्होंने क्या करना है, पॉइजन के एक्शन को अपोज करना है, बाइटिंग ऑन द सेम रिसेप्टर। जिस रिसेप्टर के ऊपर पॉइजन ने लगकर एक्शन करना था ना, उसी रिसेप्टर के ऊपर लगकर पॉइजन के एक्शन को अपोज करेगा। इसकी एग्जांपल है नेलोक्सोन और एट्रोपिन। नेलोक्सोन हम मॉर्फिन पॉइजनिंग में देंगे, एट्रोपिन हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में देंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं डिस्पोजिशनल एंटीडोट्स। इनमें वो सब चांसेस आ जाते हैं जो कि पॉइजन के एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन को जो है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, और इन प्रोसेसेस को ऑल्टर कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जिस टिश्यू से पॉइजन एक्सपोज होना था, अब वो पॉइजन एक्सपोज नहीं होगा। ठीक है, वो उसके अमाउंट कम हो सके। फिर इसकी एग्जांपल में एन-एसिटाइलसिस्टीन है, इथेनॉल है। एन-एसिटाइलसिस्टीन हम ना पैरासीटामोल पॉइजनिंग में देते हैं। इसके ये क्या करता है, ये अपना जो इसका एसएच ग्रुप है ना, ये प्रोवाइड करेगा ताकि जो है ना मोर रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन हो, ताकि ये ग्लूटाथायोन फिर क्या करेगा आगे से, जो लीवर में पैरासीटामोल के जो मेटाबोलाइट्स बने थे, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, उनको मेटाबोलाइज कर देगा।
फिर उसके बाद इथेनॉल, इथेनॉल हम देते हैं मिथेनॉल और इथाइल ग्लाइकोल पॉइजनिंग में, ठीक है। ये क्या करता है, ये कंज्यूम करेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को, जो जो कि क्या कर रहा होता है, जिसने मेटाबोलाइज करना था मिथेनॉल और इथाइल ग्लाइकोल को। इसके रिजल्ट में फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स अब रुक जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने उस एंजाइम को ही कंज्यूम करा दिया इथेनॉल ने, ठीक है। अब उसके बाद यूनिवर्सल एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट की अगर बात करें तो ये कॉम्बिनेशन है ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल एंटीडोट्स का, और इसको हम यूज करते हैं इन केसेस वेयर एग्जैक्ट नेचर ऑफ द पॉइजन हमें नहीं पता होता, ठीक है। फिर इसमें जो कंपोनेंट्स इसके एक्टिवेटेड चारकोल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड है, ठीक है। अब ये जो इसका मिक्सचर होता है ना, अब हम इसका जो मिक्सचर है नाउअडेज वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि उसमें जो चारकोल है ना, हमने पढ़ा तीन चीजें हैं, चारकोल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड है। जो चारकोल है वो टैनिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक जो कंपोनेंट है वो बाकी दो को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से एफिकेसी कम आएगी, इसीलिए, ठीक है ना। टैनिक एसिड एब्जॉर्ब इन ब्लड में और हेपेटोटॉक्सिसिटी भी करा सकता है, इस वजह से हम इसको अभी यूज नहीं करेंगे इसको। चिलेटिंग एजेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स स्पेसिफिक एंटीडोट्स के तौर पर यूज होती हैं अगेंस्ट सम हैवी मेटल्स, ठीक है। हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक, मर्करी, लेड, कॉपर। ये देखो ये एक चिलेटिंग एजेंट है, ठीक है। इसने मेटल आयन को जो मेटालिक आयन है, उसने चिलेटिंग एजेंट ने उसको अपने अंदर करके जो है वो रिंग बना लेनी है, ठीक है, इस तरह से। अब ये मेटल आयन इसके अंदर है, ये फ्री नहीं है, इसकी वजह से ये अपना टॉक्सिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा। इस यही लिखा हुआ है कि दे प्रोड्यूस इनर रिंग स्ट्रक्चर विद इन द मॉलिक्यूल, मेटल आयंस बिकम मेंबर ऑफ द इनर रिंग, hence isn't free to exert its toxic effect। इस ठीक है, और ये सोलुबल होते हैं, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं चिलेटिंग एजेंट्स की, कि इनके पास मेटल्स के लिए एफिनिटी है, ये स्टेबल नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाएंगे मेटल्स के साथ, ये हाईली वाटर सोलुबल होते हैं, ये मिनिमम टॉक्सिसिटी कराते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे ब्रेन में और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स में, और फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। अब कॉमन चिलेटिंग एजेंट्स हमारे पास कितने हैं? चार हैं, BaL, EDTA, पेनिसिलामीन, डेस्फेरियोक्सामिन, ठीक है। अब जो BaL है, ब्रिटिश एंटी ल्यूइसाइड, ठीक है, इसको हम डाइमर कैप्रोल भी कहते हैं। ये किसके लिए? ये आर्सेनिक के लिए है। फिर EDTA किसके लिए है? सोडियम कैल्शियम ईडीडेट, ये आर्सेनिक और लेड के लिए है। पेनिसिलामीन जो है वो मरकरी, कॉपर, जिंक के लिए। फिर डेस्फेरियोक्सामिन किसके लिए? आयरन के लिए, सही हो गया। फिर आगे जो है ना, इसमें वो हैवी मेटल्स, ठीक है, आर्सेनिक, मरकरी, वो हैवी मेटल्स जिनके पास SH ग्रुप के लिए एफिनिटी है, वो इनके साथ बाइंड करेंगे, कंबाइन होंगे टिश्यूज में। अब देखो डायमर कैप्रोल की हम बात कर रहे हैं, डायमर कैप्रोल क्या करेंगे, इन हैवी मेटल्स को SH ग्रुप प्रोवाइड करेंगे, और इन पॉइजन्स के साथ जो है ना ऑब्वियसली बाइंड करेंगे और उनको इलिमिनेट करा देंगे थ्रू द किडनीज। समझ आ गई? ये ऐसे हैवी मेटल्स जिनके पास SH ग्रुप है, वो क्या करेंगे, इधर इसके थ्रू जो है बॉडी से निकल जाएंगे। अब यहाँ पर वो वाले हैवी मेटल्स जिनके पास एफिनिटी है फॉर द कैल्शियम, वो इसमें जो है ना EDTA के थ्रू बॉडी से निकलेंगे। इसमें जो है ना, जैसे कि लेड पॉइजनिंग के केस में ये यूज होता है, ये लेड पॉइजनिंग में हम इसको यूज करते हैं, और EDTA को हम एंटी कोएगुलेंट के तौर पर भी यूज करते हैं इन ब्लड प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने पढ़ा कि वो मेटल जिनके पास कैल्शियम के लिए एफिनिटी है, उनको हम जो है ना इसकी इस चिलेटिंग एजेंट के थ्रू बाई जो बॉडी से रिमूव करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो EDTA है उसके कैल्शियम कॉम्प्लेक्सेस देंगे, ठीक है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ EDTA उसको स्लो इन IV इंफ्यूजन के जरिए से दिया जाता है। फिर क्या करेंगे, वो जो हैवी मेटल्स इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट थे, उनके पास कैल्शियम की एफिनिटी थी, वो उसके साथ कंबाइन कर जाएंगे, और इस तरह से जो है इस काम करेगा ये। अच्छा, ये आगे हम इसका भी पढ़ लेते हैं। पेनिसिलामीन जो है ना, ये क्या है, इट इज अ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है पेनिसिलिन, ठीक है ना। पेनिसिलिन का ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट आ गया। ये भी क्या करता है, मेटल्स के साथ बाइंड करेगा, और स्टेबल, इसके पास भी स्टेबल SH ग्रुप है जो कि मेटल्स के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है ना। और इट हैज एडवांटेज एज गिवन ओरली एज वेल एज जो है ओरली वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द GI। और ये किसमें यूज करते हैं? कॉपर, जिंक और लेड, मर्करी पॉइजनिंग में यूज करते हैं। उसके अलावा ये विल्सन डिजीज में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दिस देयर इज
लेंटिक्यूलर डिजेनरेशन और डिसऑर्डर ऑफ द कॉपर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये विल्सन डिजीज में जो है ना कॉपर मेटाबॉलिज्म का है, जिसमें क्या होता है, हेप्टो लेंटिकुलर डिजेनरेशन होती है। फिर उसके बाद इसमें जो है ना डिस्फेरोक्सामीन, इसमें क्या है, ये हम यूज करते हैं एक्यूट आयरन पॉइजनिंग और सम क्रोनिक केसेस में भी यूज कर सकते हैं, और ट्रांसफ्यूजन आयरन ओवरलोड में भी हम यूज कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा, ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, ठीक है, जिसके पास एफिनिटी है फॉर द फेरिक आयन, और इट रिमूव्स आयरन फ्रॉम द फेरिटिन होमोसेडेरिन बट नॉट फ्रॉम द हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम्स। अब ना हम बाकी सबकी थोड़ा सा डोजेज देख लेते हैं और उनको किस तरह से दिया जाता है। इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा, ठीक है ना, और इसकी डोजेज क्या है कि फॉर 2 days इसको 3 mg/kg इंट्रामस्कुलर 4 hours के लिए, मतलब कि हर 4 hours, ठीक है, 4 hours 4 hours, यानी कि मतलब 2 दिन है ना, लाइक 2 दिन के लिए आपने हर 4 घंटे बाद 3 mg/kg, ठीक है ना, इंट्रामस्कुलरली इसको देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 days के लिए हर 6 hours के बाद, एवरी 6 hours के बाद, ठीक है ना, 2.5 mg/kg देना। और लास्ट 10 days में कैसे करना है, एवरी 12 hours के बाद देना, ठीक है ना। कितना देना है, 2.5 mg, इतना ही देख लो। फिर उसके बाद ईडीटीए की डोजेज जो है ना हमने पढ़ा, ये 25 to 30 mg/kg देंगे, स्लो आईवी पर जो है ना इसको इन्फ्यूजन होगी पर डे, ठीक है ना, इन नॉर्मल लाइन और डेक्सट्रोज, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट क्या है कि थ्रोम्बो फ्लेबाइटिस और नेफ्राइटिस का आ सकता है। पेनिसिलामीन का देख लो कि इसकी डोजेज कैसे देनी है, 30 mg/kg 6 hourly orally, ठीक है ना। फिर उसके बाद साइड इफेक्ट क्या, ऑप्टिक न्यूराइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्रोटीन यूरिया, और फेरियो, ये FEERIO फेरियोक्सामीन है, ये हमने ओरली देना है 8 to 12 grams इन 50 ml डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स में है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसकी वजह से आयरन ओवरलोड हो जाएगा और थैलेसीमिया हो सकता है।